15 से 18 साल के किशोरों का कोरोना वैक्सीनेशन आज से शुरू। देश भर में 7.5 करोड़ लोग इस एज ग्रुप के। सपा एमएलए पुष्पराज जैन की बड़ी मुश्किलें, आईटी ने आज खंगाला कानपुर में सबूत। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी का चक्का जाम। WHO प्रमुख ने कहा 2022 में कोरोना खत्म हो सकता है, बशर्ते असमानता को खत्म करना होगा। और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने की बड़ी घोषणा, महाराष्ट्र सरकार अब सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीदेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में राज्य को आगे लाना लक्ष्य। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं दीप्ति ठाकुर। अब खबरें विस्तार से। कोरोना के खिलाफ आज से देश में एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। देश के 15 से 18 साल के 7.50 करोड़ किशोरों को आज से वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। इस उम्र के लोगों के लिए अलग अलग से वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। 2007 या इससे पहले जन्मे बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन ले रहे हैं। बच्चों को अभी भारत बायोटेक की वैक्सीन ही लगाई जाएगी। आज से 15 से 18 साल के किशोरों को कोरोना की वैक्सीन शुरू हो गई है। इसको लेकर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी कमर कस ली है। कोविन ऐप पर वैक्सीन के लिए सुबह तक 13 लाख से ज्यादा युवाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका था। अभी भारत बायोटेक की वैक्सीन ही लगाई गई। इसकी दूसरी डोज 28 दिन बाद दी जाएगी। हालांकि जेडिस कैडिला को सरकार से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन वो अभी 15 से 18 साल के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नहीं लगाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी है कि इस एज ग्रुप के किशोरों का वैक्सीनेशन सेंटर वयस्कों से अलग रखे। अगर अलग से वैक्सीनेशन सेंटर ना बन सके तो किशोरों के लिए लाइन अलग से हो। दिल्ली में 159, गुजरात में करीब 3,500, मुंबई में 9, राजस्थान में 3,456 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। वयस्कों के लिए जो प्रक्रिया थी वही किशोरों के लिए भी है। कोविड टास्क फोर्स वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने बताया कि 15 से 18 साल के किशोरों में वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि कोरोना से बच्चों की जितनी मौतें हुई है उनमें से 75% मौतें इसी एज ग्रुप की है। वैक्सीनेशन की एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे कोरोना से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। भारत बायोटेक ने पिछले साल 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल किया था। ट्रायल में ये वैक्सीन असरदार साबित हुई है। बच्चों में वयस्कों की तुलना में ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनी। WHO का कहना है कि ऐसा कोई डेटा नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि 18 साल से कम उम्र के लोगों में कोरोना का कोई खतरा नहीं है। कानपुर कन्नौज के इत्र व्यापारी और सपा MLC पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के घर पर इनकम टैक्स रेड के 50 घंटे से ऊपर पूरे हो चुके हैं, लेकिन पूछताछ अभी भी जारी है। आज इनकम टैक्स की टीम ने पुष्पराज जैन को हिरासत में लेकर कानपुर पहुंचे, जहां कानपुर के घर, कार्यालय और रिश्तेदारों से पूछताछ के बाद कई अहम दस्तावेज इकट्ठे किए। इससे पहले शनिवार शाम को अधिकारियों की टीम पुष्पराज जैन को मीडिया से बचाते हुए उनकी फैक्ट्री में भी लेकर गई थी, जहां पर भी कई कंपनियों की फाइलों के बारे में उनसे पूछताछ हुई। हालांकि उनके घर से कुल कितनी नकदी मिली है ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पुष्पराज के घर में दर्जनों दस्तावेजों की बरामदगी हुई। इसमें से आधे दस्तावेजों की जानकारी और उनकी इनकम छिपाई गई है, जिनका आंकड़ा बढ़ सकता है। यही वजह है कि 50 घंटे से लगातार MLC के घर में इनकम टैक्स अधिकारियों की टीम मौजूद थी। इससे यह आशंका बढ़ जाती है कि MLC के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुष्पराज जैन को 2016 में इटावा फरुखाबाद में MLC के रूप में चुना गया था। वह प्रगति अरोमा ऑयल डिस्टिलर प्राइवेट लिमिटेड के सह मालिक हैं। हाल के दिनों में यूपी की सियासत में चर्चा बटोर रही समाजवादी इत्र इन्हीं की कंपनी ने बनाई थी। उनके इस बिजनेस की शुरुआत उनके पिता सवेल लाल जैन ने 1950 में शुरू की थी। पुष्पराज और उनके 3 भाई कन्नौज में व्यवसाय चलाते हैं और एक ही घर में रहते हैं। MLC पुष्पराज का मुंबई में एक घर और एक कार्यालय है, जहां से मुख्य रूप से मध्य पूर्व में लगभग 12 देशों को निर्यात का सौदा होता है।
दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ दिल्ली बीजेपी के प्रदर्शन की वजह से नए साल के पहले सोमवार को आम लोगों को राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में बीजेपी के चक्का जाम के चलते अक्षरधाम, भद्रपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर, लक्ष्मीनगर, आजादपुर, पंजाबी बाग और नांगलोई में भारी जाम लग गया। इसके अलावा NH24 और राजौरी गार्डन में भी सड़कों पर भारी जाम देखा गया। ऐसे में काम पर निकले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली में बीजेपी का चक्का जाम के चलते अक्षरधाम, बदरपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर, लक्ष्मीनगर, आजादपुर, पंजाबी बाग और नांगलोई में जाम लग गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी की तरफ से किए गए इस प्रदर्शन पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और शराब माफियों की आबकारी नीति ने चोरी रोकी है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली में बीजेपी वाले नई आबकारी नीति से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में चोरी रोक दी। यह पैसा अब जनता के काम के लिए सरकार को मिल रहा है। पहले यह पैसा बीजेपी नेताओं और शराब माफियों की जेब में जाता था। इससे पहले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश नेगी ने दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल पंजाब में शराबबंदी पर रोक लगाने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली को एक शराब नगरी बनाने में तुले हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ऐसा होते हुए नहीं देखेगी। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडानॉम घेब्रेयेसस ने एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि 2022 में कोरोना को हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए दुनिया को मिलकर कुछ सामूहिक काम करना होगा। नए साल के मौके पर संदेश देते हुए WHO प्रमुख ने कहा कि हम विश्व की इस महामारी के तीसरे साल में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में आज भी यह हमारे लिए चुनौती बनी हुई है। उन्होंने कहा कि 2022 में हम कोरोना को आसानी से खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें पहले असमानता को खत्म करना होगा। WHO प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने जिस असमानता की बात की है, उसका मतलब है कोरोना को लेकर विश्व में असमानता। यानी एक तरफ अमीर देश कोरोना के खिलाफ संसाधनों के दम पर कारगर तरीके से लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर गरीब देशों में आज तक 10% आबादी को भी वैक्सीन नहीं लगी है। घेब्रेयेसस ने कहा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी देश महामारी से बाहर नहीं है। हालांकि आज हमारे पास कोविड-19 को रोकने और उसका इलाज करने के लिए बेहतर तकनीकें और साधन उपलब्ध हैं। इसके बावजूद हम इसे खत्म नहीं कर पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है असमानता। विश्व में जितनी ज्यादा असमानता रहेगी, इस वायरस के जोखिम से हम उतने ही अधिक प्रभावित होंगे। इसे हम तब तक खत्म नहीं कर सकते जब तक कि हम असमानता को खत्म नहीं कर लेते। टेड्रोस ने कोविड के जोखिमों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस साल विश्व न सिर्फ कोरोना से लड़ेगा, बल्कि हेल्थ संबंधित कई और समस्याओं से भी इसे जूझना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण लाखों लोगों को रूटीन वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रही है। फैमिली प्लानिंग के लिए लोग अस्पताल नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा कई बीमारियों के इलाज में भी रुकावट पैदा हुई है। उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि दुनिया को आगामी महामारी में मदद के लिए तैयार रहने की जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बड़ा कदम उठाया है और राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने इस नीति को लागू करने का ऐलान किया है। इस फैसले का परिणाम ये है कि अब महाराष्ट्र सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली या किराए पर ली जाने वाली सभी कारें इलेक्ट्रिक होगी। इस पॉलिसी को जुलाई 2021 में पेश किया गया था और अब राज्य के करीब सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल में लाए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि महाराष्ट्र सरकार ने साफ सुथरे यातायात पर्यावरण को लेकर उनका डेडिकेशन और आम जनता को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने की वजह से ये फैसला लिया गया है। बता दें कि इस पॉलिसी को 1 अप्रैल 2022 से लागू किया जाना पहले ही तय किया गया था, लेकिन आदित्य ठाकरे ने इसे 1 जनवरी 2022 से लागू करने का आदेश दे दिया है। अब राज्य सरकार 1 अप्रैल की जगह 1 जनवरी 2022 से शहरी निकाय आर निगम के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें ही खरीदेगी या उन्हें किराए पर लेगी। आदित्य ठाकरे ने उनके इस फैसले का समर्थन करने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और रेवेन्यू मिनिस्टर बाला साहेब थोराट का आभार व्यक्त किया है।
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बनी इस नीति में महाराष्ट्र को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए नंबर 1 बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इलेक्ट्रिकल वाहन अपनाने की सलाह दी जाएगी। इसके अलावा सरकार महाराष्ट्र को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उत्पादन का हब बनाना चाहती है, जिससे राज्य को बड़ा निवेश मिलेगा। पर्यावरण के साथ सभी इलेक्ट्रिक वाहन लोगों के बजट के लिए भी बहुत फायदेमंद विकल्प होते हैं और एक बार इन्हें खरीदने के बाद पेट्रोल की टेंशन खत्म हो जाती है और इनका मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है। राज्य सरकार के एक अधिकारी का कहना है कि महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक माहौल तैयार किया जा रहा है, जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ विकास को बढ़ावा मिले। महाराष्ट्र सरकार एसीसी बैटरी के लिए कम से कम 1 गीगा फैक्ट्री बनाना चाहती है। राज्य सरकार 2025 तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का 25% हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों से पूरा करना चाहती है। यहाँ ट्रांसपोर्ट विभाग की 15% बसों को इलेक्ट्रिक में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org।
लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।